नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राकेश अचल और आज मैं बात करने जा रहा हूँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी में होने जा रहा है। परसों संभवतः ये सम्मेलन होगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले एक हफ्ते से विदेश यात्रा पर हैं और उनका अंतिम पड़ाव ब्राज़ील है। वो ब्राज़ील पहुंच गए हैं। ब्राज़ील में उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ है और वहाँ का जो होटल नाचिनॉल है उसमें एक विशेष कार्यक्रम भारतीय समुदाय की ओर से किया गया। कहते हैं कि उसमें ऑपरेशन सिंदूर की छटा छाई रही, बड़ी गूंज रही। मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया और माननीय मोदी जी की जो बायोपिक बनी थी उसका जो एक प्रमुख गीत है वो इस कार्यक्रम में गाया गया। अच्छी बात है। भारत एक बड़ा देश है, ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और उसका ब्राज़ील में इसी तरह से स्वागत होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि केवल स्वागत से क्या हमारा काम चलने वाला है? स्वागत तो अच्छी बात है, स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन जो ब्रिक्स का सम्मेलन होना है इससे हमें क्या हासिल होने वाला है? क्योंकि इसके पहले कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जिनमें हम गए, भारत गया, लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौटा। मिसाल के तौर पर अभी संघाई में एक सम्मेलन हुआ, संघाई SCO जिसको संगठन कहते हैं, उसमें भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत ने वहाँ के जो बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी होता है, संयुक्त बयान जारी होता है, उस पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि भारत के आग्रह पर उसमें आतंकवादी देश के तौर पर शायद पाकिस्तान का नाम नहीं जोड़ा गया था। लेकिन उस SCO के जो तमाम दूसरे सदस्य थे उन्होंने किसी ने भी भारत का समर्थन नहीं किया। इसके पहले क्वाड की बैठक, आपको याद होगी, क्वाड की बैठक में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद शामिल हुए थे। तो क्वाड की बैठक में भी आतंकवाद का मुद्दा तो शामिल किया गया, पहलगांव की घटना का जिक्र भी किया गया, लेकिन आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान का या पाकिस्तान के नए नए आका चीन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। किसी सदस्य ने इस मामले में भारत का साथ नहीं दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले आपने देखा होगा G7 की बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। वहाँ भी कमोबेश यही हुआ। वहाँ भी जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी होता है सहमति का, किन किन मुद्दों पर क्या क्या बात हुई, उसमें भी भारत की आवाज़ को न तो तवज्जो दी गई और न शामिल किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा संप्रभु राष्ट्र है आबादी की दृष्टि से, और अब तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी दुनिया का चौथा बड़ा राष्ट्र हो गया है। फिर भी छोटे छोटे देश हैं और जो हमारे साथ आज़ाद हुए देश हैं चीन जैसे, वो भी भारत को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ देह बात है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत की आवाज़ को सुना जाएगा, क्योंकि भारत इस ब्रिक्स का संस्थापक देश है। लेकिन सुनने में आया है कि ब्रिक्स का ये 17वां सम्मेलन भी आधा अधूरा रहने वाला है, क्योंकि इस सम्मेलन में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से दो, रूस और चीन शामिल नहीं हो रहे हैं। अब रूस और चीन शामिल नहीं हो रहे हैं तो फिर बाकी के जो देश हैं भारत के अलावा, वो तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनके शामिल होने का ना होने का और जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। क्योंकि दुनिया में शक्ति संतुलन करने में इस समय में तीन ही महाशक्तियाँ बहुत प्रबल हैं। उसमें एक है अमेरिका, दूसरी है रूस, तीसरा है चीन। अमेरिका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है और रूस और चीन सदस्य क्या बल्कि संस्थापक सदस्य होते हुए भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 17वां सम्मेलन है ब्रिक्स का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपको बता दें कि 2009 में जब ये ब्रिक्स की स्थापना की गई तो उसमें रूस, चीन और भारत के अलावा एक दो देश और थे, लेकिन ब्राज़ील था। लेकिन अब आप इसमें देखिए कि और तमाम देश जुड़ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, इंडोनेशिया है।
ये सब देश तो आ रहे हैं, लेकिन न तो पुतिन साहब रूस के राष्ट्रपति इसमें हिस्सा ले रहे हैं और न चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब का तो कई दिनों से पता ही नहीं है वो देश में है कहाँ, किस हैसियत में है, स्वस्थ है कि नहीं है, या उनको पर्दे किनारे कर दिया गया है। तो इसलिए इस ब्रिक्स के सम्मेलन में अगर कोई बातचीत होती भी है तो उसका कोई मायना निकलेगा नहीं। कारण ये है कि इस समय जो हाल का ईरान इजराइल युद्ध हुआ, हाल का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, पीछे यूक्रेन रूस युद्ध हुआ, इन सब मुद्दों पर विचार होना चाहिए था, आतंकवाद पर विचार होना चाहिए था। लेकिन जब ये दो बड़े देश रूस और चीन इसमें आ ही नहीं रहे हैं, जो कि इस शक्ति संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, तो फिर इस सम्मेलन का मतलब क्या होगा। फिर भी इस सम्मेलन में कहते हैं कि वैश्विक शांति के साथ साथ जलवायु पर और सुरक्षा पर, जलवायु परिवर्तन और जो सिक्योरिटी है पूरे क्षेत्र की उस पर, AI के संयमित इस्तेमाल पर और आतंकवाद पर, इन खास मुद्दों पर चर्चा होनी है। लेकिन ये चर्चा कैसे होगी, क्योंकि जो इन सब चीज मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं वो दो राष्ट्र इसमें नहीं हैं। अब इन दोनों राष्ट्रों की अनुपस्थिति का कारण क्या है, ये तफ्तीश करने वाली बात है। अभी इन दोनों राष्ट्रों की ओर से कुछ बताया नहीं गया है। भाई इतना महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है जिसके आप संस्थापक सदस्य हैं और फिर उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसका मतलब है कि रूस और चीन इस समय इस ब्रिक्स में सबसे बड़े देश के रूप में भारत की उपस्थिति को लेकर के शायद खुश नहीं हैं, या उनको लग रहा है कि भारत को अब इतनी तवज्जो देना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का जो स्थिति है वो बड़ी डामाडोल हो गई है। वो कभी अमेरिका की ओर झुकता है, कभी रूस की ओर झुकता है, कभी चीन से नमस्ते करता है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो है किस ओर। हालांकि भारत की अगर आप अतीत देखें तो भारत की जो विदेश नीति है वो NAM नॉन अलाइन मूवमेंट पर टिकी है, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर टिकी है। और इसी के चलते आप देखें कि भारत ने रूस के साथ दशकों तक बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, लेकिन अब ये संबंध भी खटाई में पड़ गए हैं। जब से भारत की मौजूदा सरकार का पिछले 10-11 साल से अमेरिका की ओर झुका हुआ है, तब से आप देखेंगे रूस हमसे दूर होता जा रहा है, लगातार दूर होता जा रहा है। और कई मुद्दे तो ऐसे, मामले तो ऐसे आए हैं, कई मौके तो ऐसे भी आए हैं कि जहां हमें रूस की मदद की ज़रूरत थी वहां रूस ने पीठ फेर ली, आंखें छुपा ली। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रूस ने तो कई बार भारत के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो भी किया, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। अभी जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, युद्ध क्या, उसको ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर के चलते भी रूस की भूमिका कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं रही। हालांकि रूसी जो रक्षा सामग्री है, जो हथियार हैं, वो भारत को मिले, लेकिन चीन ने इसके बरक्स पाकिस्तान की मदद की। यानी खुलकर रूस भी भारत के साथ नहीं आया और खुलकर चीन भी पाकिस्तान के साथ नहीं आया। सब अब पर्दे के पीछे हो रहा है। तो ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन की क्या उपलब्धि होगी, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। हालांकि ब्रिक्स के जो बाकी के सदस्य हैं, रूस और चीन को छोड़ दिया जाए तो जितने सदस्य हैं वो मेरे ख्याल से भारत के साथ ही खड़े होंगे, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी क्या उतनी ही आवाज़ मुखर होगी जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम देश हैं ये भी अमेरिका के साए में हैं। और इसमें से बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अमेरिका की टैरिफ बार की दीवार, वो तलवार लटक रही है। अभी भारत के ऊपर भी लटक रही है। भारत को भी 9 जुलाई को, जब ये शायद ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा होगा, उसी दिन अमेरिका के साथ एक मिनी डील करनी है। लेकिन देखिए आप, इतना महत्वपूर्ण मौका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ब्राज़ील में, हिंदुस्तान में नहीं है। उन्हें इस डील के मौके पर भारत में होना चाहिए था कायदे से। लेकिन अब सामूहिक नेतृत्व का ज़माना है, तो हो सकता है कि मोदी जी अपने तमाम सारे अधिकार अपने सहयोगियों को दे करके ब्राज़ील आए हों, और अभी घाना गए थे, साइप्रस गए थे। तो मोदी जी के हिसाब से मुझे लगता है कि ब्रिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अमेरिका के साथ ये होने वाली डील उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अमेरिका के साथ होने वाली डील को मैं ब्रिक्स की बैठक से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ
क्योंकि इससे भारत के 140 करोड़ लोगों का भविष्य टिका हुआ है। अगर इस डील पर भारत ने दस्तखत कर दिए, जैसे कि अभी वियतनाम ने कर दिए हैं, इंग्लैंड से तो उनकी पुरानी ट्रीट है ही, अमेरिका की, चीन कर ही चुका है, और अगर वियतनाम जैसी डील भारत ने भी कर दी तो भारत का बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि फिर भारत के ऊपर जो टैरिफ लादा जाएगा वो उसका बोझ, और जो दरवाजे खोले जाएंगे जिन क्षेत्रों के, डेयरी है, कृषि है, ऑटो सेक्टर है, इनमें अगर अमेरिका को प्रवेश दिया जाएगा तो भारत के ये विशाल क्षेत्र खतरे में पड़ सकते हैं, इनका वजूद खतरे में पड़ सकता है। कारण ये भारत कृषि प्रधान देश है, बावजूद इसके भारत की कृषि अभी तक उन्नत नहीं है, अमेरिका की कृषि का मुकाबला नहीं कर सकती, अमेरिका के डेयरी उद्योग का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका में जो कृषि है वो बहुत उन्नत है। वहाँ मक्का का उत्पादन इतना ज़्यादा है कि मक्का डली डली फिर रही है। अमेरिका की चिंता है कि इस मक्का को खपाए कहाँ। डेयरी उत्पाद इतने अफराद में पड़े हुए हैं, इतनी वैरायटी हैं, इतनी गुणवत्ता की हैं कि रखने के लिए जगह नहीं है। उपभोक्ता खा खा के मोटे हो गए हैं अमेरिका के, लेकिन बावजूद वो माल खप नहीं रहा है, तो उन्हें ये माल अपना भारत जैसे बड़े देशों में बेचना है, और उसको भी तब बेचना है कि उस पर भारत कम से कम टैरिफ लगाए, और जवाबी टैरिफ जो होता है, और अमेरिका की चीज़ों को एक तरह से टैरिफ मुक्त कर दे, शून्य कर दे, और या फिर चीन से जो उनका भारत का आयात है उसको कम करे, उस पर टैरिफ अमेरिका ज़्यादा लगा सकता है अगर वहाँ से भारत से आएगा। ऐसे अनुबंध अभी 12-14 और देशों से दुनिया के होना है। हालांकि ये अमेरिका की टैरिफ बार की जो तलवार है ये 75 देशों पर लटक रही है। अब ब्रिक्स के सम्मेलन में भी क्या अमेरिका की इस टैरिफ बार पर भी कोई बातचीत होगी, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ब्रिक्स का जो एजेंडा है वो सामने नहीं है। ब्रिक्स के एजेंडे में क्या रूस यूक्रेन युद्ध की बात होगी, क्या ईरान इसराइल और अमेरिका के युद्ध की बात होगी, क्या भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात होगी, और क्या फिर ये जो अमेरिका का जो मैंने शुरू में ही कहा टैरिफ बार है, इस पर बात होगी। अगर होती है तो क्या ब्रिक्स के ये 11 देश मिलकर के अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए, क्या ये संभव है कि भारत के नेतृत्व में ये सारे देश मिल जाए? 11 में से 2 तो आप हटा ही दीजिए, रूस और चीन तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं। तो जो 9 देश हैं, भारत समेत जो 9 देश हैं, वो मिलकर के क्या अमेरिका का सामना कर पाएंगे टैरिफ बार में? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो आतंकवाद का मुद्दा है जिसमें पाकिस्तान की मुख्य भूमिका रहती है, ईरान को भी अब तो आतंकवादी देश अमेरिका ने एक तरह से मान लिया है, तो क्या इन देशों की जो इमदाद हो रही है अलग अलग तरीके से, अलग अलग देशों द्वारा, क्या उस पर रोक लगाई जा सकेगी? तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी तक जो भारत की भूमिका रही है वो अमेरिका या चीन या रूस जैसी नहीं रही है, कि उसने एक नेतृत्व इन दक्षिण एशियाई देशों का, इन गरीब देशों का स्वीकार कर लिया हो और ये कहा हो कि चलो हम सब एक हैं और इनसे जूझते हैं। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है तब तक भारत की जो ताकत है, भारत का जो विश्व गुरुत्व है, वो एक तरह से आभासी है, काल्पनिक है। आप अपनी जब तक महत्ता सिद्ध नहीं कर देते इन सारे 3 बड़े देशों के सामने, चीन, रूस और अमेरिका के सामने, तब तक आपका भी महत्व बढ़ने वाला नहीं है। चाहे आप ब्रिक्स के सदस्य बने रहिए, चाहे आप G7 के रहिए, चाहे G20 के रहिए, चाहे क्वाड के रहिए, चाहे SCO के सदस्य रहिए। सदस्य रहने भर से कुछ नहीं होता है जब तक कि आपकी फॉलोइंग नहीं हो। तो इस समय भारत को अपने अनुयायियों की, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, और ब्रिक्स सम्मेलन इसका एक और पड़ाव होने वाला है जो ये प्रमाणित करेगा कि दुनिया भारत के साथ चलने को तैयार है या फिर नहीं है, या अमेरिका रूस चीन से डरी हुई है और भारत से एक डिस्टेंस बना करके चलना चाहती है। भारत से जो संबंध है वो बनाए भी रखना चाहती है, लेकिन भारत का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती है। तो अब देखना होगा कि इसका हश्र क्या होता है ब्रिक्स बैठक के बाद, जब जो साझा बयान आएगा तब पता चलेगा कि बाकी के जो 9 देश हैं उन देशों ने भारत की हाँ में हाँ मिलाई, या यहाँ से भी लोगों ने दाएं बाएं होकर के निकलने की कोशिश की।
तो निश्चित तौर पर ब्रिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एससीओ में मात खा चुके हैं, हम क्वाड में मात खा चुके हैं, हम G7 में मात खा चुके हैं। और 9 तारीख को फिर से एक चुनौती भरा दिन इसलिए है कि भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित डील भी होनी है। भारत के 2 मंत्री, एक विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और एक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हालांकि कह चुके हैं कि भारत इस संधि पर अपने लोगों के, अपने देश के लोगों के हितों के खिलाफ दस्तखत नहीं करेगा। लेकिन लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बाकी दुनिया के लोग, ये लोगों को ये आशंका है कि भारत भी वियतनाम की तरह सिर झुकाकर इस संधि पर दस्तखत कर देगा। अगर भारत इस संधि को अपनी शर्तों पर करता है तब तो बहुत बड़ी बात होगी, अन्यथा वही के 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसके साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये अंक कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।